दोस्तों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक और पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट हितेश छाबड़ा। हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हमारी अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन की कहानी हम आप सभी भाई बहनों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। दोस्तों, हमने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन 3 मुख्य कारणों की वजह से कराया था, जिनमें से पहला कारण था कुछ ऐसे डरावने सपने जो कि बचपन से हम देखते आ रहे थे, जिन सपनों को अपने जीवन में कम से कम 200 से 300 बार हम देख चुके थे। तो उन सपनों की छाप कुछ इतनी गहरी थी हमारे अस्तित्व के ऊपर कि हम हमेशा ऐसा सोचा करते थे कि कुछ तो इन सपनों का हमारे पूर्व जीवन से संबंध जरूर होगा। तो हम जानना चाहते थे कि हम हमेशा ये डरावने सपने क्यों देखते हैं। एक तो यह कारण था जिसकी वजह से हमने रिग्रेशन कराया। दोस्तों, दूसरा जो कारण था वह हमारी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा हुआ था। हमारी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर हम बहुत ज्यादा एक्सेल कर रहे थे, बहुत ज्यादा फेमस थे, सभी लोग पसंद भी करते थे, चाहे वो हमारे सबऑर्डिनेट्स हों, चाहे वो हमारे बॉसेस हों, चाहे हमारी जिस कंपनी के लिए हम कार्य किया करते थे उसके सुपर बॉसेस हों। लेकिन हमें एक ऑफ शोर प्रोजेक्ट के चलते भारत की जगह इंग्लैंड जाकर के कुछ समय के लिए काम करना पड़ा था। और इंग्लैंड जाके काम करने के बाद हमारा जो पूरा जीवन है वह अस्त व्यस्त सा हो गया था। अच्छा खासा जो करियर हमारा चल रहा था, जो हम ग्रो कर रहे थे, वो सब कुछ जैसे बर्बाद सा हो गया था। तो अपने पीएलआर से हम ये भी जानना चाहते थे कि इंग्लैंड जाकर के जो सारी मुसीबतें हमारे जीवन में आई या जो मुसीबतें शुरू हुई जिन्होंने फिर थमने का नाम नहीं लिया, तो क्या इसका भी हमारे पूर्व जीवन से कुछ संबंध है। और दोस्तों, हमारे पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराने का जो तीसरा मुख्य कारण था वह था देशभक्तों और देशभक्ति को लेकर के जरूरत से ज्यादा इमोशनल होना। हम यह भी जानना चाहते थे कि क्या हमारे इस इमोशन का भी हमारे पूर्व जीवन से कोई संबंध तो नहीं है। दोस्तों, हमारे पीएलआर कराने के इन कारणों को थोड़ा सा विस्तार में हम आप सभी के साथ शेयर करते हैं, साझा करते हैं, और उसके बाद आप सभी के साथ साझा करेंगे कि जब हमने पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया तो उसके अंदर हमें क्या देखने को मिला और हमारे जो प्रश्न थे उनके उत्तर क्या हमें मिल पाए या नहीं मिल पाए। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि बचपन से कुछ बहुत ही डरावने सपने हमें आया करते थे। दोस्तों, मुख्यतः ये 2 सपने हुआ करते थे। पहला सपना तो कुछ ऐसा होता था दोस्तों, जिसके अंदर हम खुद को भागता हुआ देखते थे, और भागते हुए जब हम सपने में पलट करके देखा करते थे तो हमें ऐसा नजर आता था कि एक बहुत बड़ी भीड़ है, एक हुजूम है जो कि हमारा पीछा कर रहा है। और दोस्तों, इसी सपने को हम अलग अलग एंगल से अलग अलग जगहों में अलग अलग स्थितियों में देखा करते थे। जैसे कि कभी हम देखेंगे कि हम भाग रहे हैं और लोग हमारा पीछा कर रहे हैं, कभी हम देखेंगे कि ये लोग मशाले लेकर के खड़े हैं और छुप करके हम इनको देख रहे हैं, कभी हम ऐसा देखेंगे कि कोई हमारे साथ में बैठा हुआ है और हम उनको चुप करा रहे हैं कि हमारी आवाज इन लोगों तक ना पहुंच जाए। तो दोस्तों, बचपन से यह वाला सपना हमें बहुत ज्यादा आया करता था, जिसके अंदर कुछ लोगों से हम बच करके भाग रहे होते थे। दूसरा सपना जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली आया करता था, लगभग हर दूसरे दिन आया करता था, और कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि पहले पहला वाला सपना आएगा फिर दूसरा वाला सपना आएगा। तो दूसरा सपना ऐसा होता था कि उसके अंदर हम खुद को एक बहुत ही ऊंची जगह से नीचे गिरता हुआ महसूस करते थे। हमें ऐसा दिखाई देता था कि हम पीठ के बल किसी बहुत ऊंची जगह से नीचे गिर रहे हैं, और काफी देर तक हम खुद को नीचे गिरता हुआ महसूस किया करते थे। जिस समय यह सपना आ रहा होता था उस समय हमारी धड़कनें बहुत ज्यादा बढ़ जाया करती थी, बहुत ज्यादा हम डर जाया करते थे। लेकिन जैसे ही सपने के अंदर हम नीचे आकर के गिरते थे और जमीन को टच करते थे, वैसे ही हमारी नींद खुल जाया करती थी। तो जैसा कि हमने कहा, एक कारण तो पीएलआर कराने का ये सपने थे। दूसरा कारण, जैसे कि दोस्तों हमने बताया, हमारे काम से जुड़ा हुआ था। दरअसल दोस्तों, अपने करियर के शुरुआती दौर के अंदर हमने कई सालों तक एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी के लिए नौकरी की थी। दोस्तों, उस कंपनी के अंदर हमारी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी
कि अपने 5 वर्षों के कार्यकाल के अंदर वहां पर हमें 4 बार प्रमोट किया गया था और हमारे इसी अच्छे काम से खुश होकर के हमारी कंपनी ने हमें एक फॉरेन प्रोजेक्ट पे इंग्लैंड भेजा था। अब दोस्तों हुआ कुछ ऐसा था कि हमारी कंपनी तो एक अमेरिकन कंपनी थी। हमारी कंपनी के पूरे अमेरिका के अंदर न जाने कितने ऑफिसेस थे और भी कई देशों के अंदर ऑफिसेस थे, लेकिन फिर भी जब हमारी कंपनी ने इंग्लैंड की एक कंपनी को टेक ओवर कर लिया और 51% की उसकी मालिक बन गई, तो उस इंग्लैंड की कंपनी का जो प्रोजेक्ट था, जो काम था, उसको इंडिया वाली ब्रांच से शुरू कराने के बारे में सोचा और इसी के सिलसिले में उन्होंने हमारे को इंग्लैंड भेज दिया। अब दोस्तों एग्जैक्टली इंग्लैंड के अंदर क्या क्या हुआ, यह तो हम अपनी जीवन कहानी वाले चैप्टर के अंदर आप सभी लोगों के साथ जल्द ही साझा करेंगे। अभी के लिए आप सभी से यही शेयर करेंगे कि इंग्लैंड का यह प्रोजेक्ट हमारे लिए उस समय का सबसे बड़ा फेलियर बन गया था, क्योंकि दोस्तों हमारी कंपनी के इंग्लैंड वाले ऑफिस के अंदर जो भी लोग काम किया करते थे, चाहे छोटे पदों पर चाहे बड़े पदों पर, उन सभी को यह लग रहा था कि उन्होंने अगर इंडिया से आए हुए लोगों को अच्छे से एंटरटेन किया और उन्होंने हमें यह प्रोजेक्ट इंडिया ट्रांजिशन करने दिया, तो शायद इंग्लैंड में काम करने वाले 300 लोगों की नौकरी चली जाएगी। धीरे धीरे कंपनी वहां से लोगों को निकालती रहेगी और इंडिया के अंदर लोगों को हायर करती रहेगी। हालांकि दोस्तों ना तो हमारी न ही हमारे सुपर बॉसेस की इस प्रकार की सोच थी, लेकिन इंग्लैंड के अंदर जो एम्प्लॉइज काम किया करते थे उनके मन में तो यही डर था और इसी डर के चलते दोस्तों उन्होंने हर वो प्रयास किया कि यह प्रोजेक्ट प्रॉपरली इंडिया ट्रांजिशन हो ही ना पाए, वहां से यह प्रोजेक्ट चल ही ना पाए। और उनकी इसी कोशिश के अंदर उन्होंने हमारे साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया। दोस्तों हम इंग्लैंड के अंदर लगभग 4 महीना रहे और उन 4 महीनों में एक भी दिन ऐसा नहीं गया और एक भी व्यक्ति हमें इंग्लैंड ऑफिस का ऐसा नहीं मिला जिसने हमें यह जताने का प्रयास न किया हो कि किस प्रकार से हम लोग इंफीरियर हैं और वे लोग सुपीरियर हैं। दोस्तों जिस समय हम इंग्लैंड इस प्रोजेक्ट के ऊपर कार्य करने के लिए गए थे, उस समय हमें भारत में भी तनख्वाह मिला करती थी और इंग्लैंड के अंदर भी कंपनी ने हमारे रहने और खाने की अच्छी व्यवस्था की हुई थी और इंग्लैंड के अंदर भी महीने का 1200 पाउंड हमें अलग से मिला करता था। और इसी वजह से दोस्तों हमारे घर परिवार वालों को यह लगने लगा था कि अब तो हमारा करियर पूरी तरह से सेट हो गया है और उनके हिसाब से हमें भी इस चीज को लेकर के बहुत खुश होना चाहिए था। लेकिन दोस्तों इंग्लैंड के अंदर अपने दिन हम कैसे गुजार रहे थे, यह बात तो केवल हम ही जानते थे। अपने उस 4 महीने के ट्रिप के दौरान हम पूरी तरह से डिप्रेशन में आ गए थे और 4 महीने के बाद जब हम भारत वापस आए तो हालांकि हमारी परफॉर्मेंस बहुत ही बेकार रही थी, लेकिन फिर भी हमारे बॉसेस चाहते थे कि हम इस प्रोजेक्ट को आगे लीड करें। जब हम भारत आ जाते हैं तो हमारे डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर साहब होते हैं, जो सुपर बॉस होते हैं, वे हमें यह बताते हैं कि अब तुम्हें 15 दिन भारत से काम करना होगा और 15 दिन इंग्लैंड वाले ऑफिस से काम करना होगा। और इसी वजह से वे हमारे लिए इंग्लैंड का 1 साल का वीजा और अरेंज कराने का प्रबंध कराना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इंग्लैंड के अंदर गुजारे हुए वह डिप्रेशन से भरे हुए 4 महीनों का प्रभाव हमारे ऊपर इतना ज्यादा गहरा था कि भारत आकर के हम बीमार रहने लग गए। बार बार हमारे पेट के अंदर भयंकर दर्द उठ जाया करता था और इसी दर्द के चलते हमें बार बार हॉस्पिटलाइज होना पड़ रहा था। लेकिन फिर भी दोस्तों अपने बॉसेस की बात मान करके हम 1 साल का और वीजा अप्लाई करने का जो प्रोसीजर होता है उसके अंदर भी साथ के साथ लगे रहते हैं और 1 और साल का जो बिजनेस वीजा होता है वह हमारे को मिल भी जाता है। लेकिन क्योंकि हम बार बार पेट दर्द की वजह से बीमार पड़ रहे होते हैं तो हमारे डॉक्टर्स,
हमारे कुछ टेस्ट कराते हैं और उन टेस्ट के चलते यह बात पता चल जाती है कि हमें हमारी इंटेस्टाइन्स के अंदर, हमारे पेट के अंदर ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी हो गई है। और ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी एक क्रॉनिक इलनेस के अंदर आती है दोस्तों, यानी कि यह एक जानलेवा बीमारी होती है और इस बीमारी का इलाज कराने के लिए कम से कम 1 से 1.5 साल तक दवाइयां रेगुलरली लेनी पड़ती हैं। अब दोस्तों शुरू में तो हमने प्रयास किया था कि दवाइयां हम लेते रहें और फिर भी अपनी ये जो जिम्मेवारी है हम उसको निभाते रहें, क्योंकि जब तनख्वाह पाउंड्स के अंदर मिल रही हो तो किसी को भी वह तनख्वाह बुरी नहीं लगती। लेकिन दोस्तों अगले कुछ ही महीनों के अंदर हमारी तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ने लग जाती है और इतनी हैवी दवाइयों का हमारे ऊपर इतना बुरा असर आने लग जाता है कि हमें ऐसा लगने लग जाता है कि हम किसी लायक हैं ही नहीं, हम अब काम कर ही नहीं पाएंगे। और दोस्तों इसी चीज के चलते हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं निभा पाते हैं और अगले कुछ महीनों के अंदर हमारी उस नौकरी से, जो कि दरअसल हमारी ड्रीम जॉब थी, उससे रिजाइन कर देते हैं और लगातार बेड रेस्ट लेकर के हैवी मेडिकेशन लेने लग जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा जो ट्रीटमेंट है वह लगभग 1.5 सालों तक चलता है, लेकिन परेशानियां हमारा पीछा नहीं छोड़ती। पूरी तरह से ठीक हो जाने के बाद हम निर्णय लेते हैं एक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी शुरू करने का, एक फिनटेक कंपनी शुरू करने का। और यह संकल्प जब हम लेते हैं दोस्तों, तो इस संकल्प के चलते हम कंपनी को शुरू करने के लिए फंड्स भी रेज कर पाते हैं और इन्वेस्टर्स से रेज किए हुए लगभग 50 लाख रुपए के सीड फंड के साथ हम अपनी यह कंपनी शुरू कर भी देते हैं। दोस्तों कंपनी की भी पूरी जर्नी तो हम विस्तार में अपने लाइव चैप्टर्स के अंदर आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन अंत में इस कंपनी को शुरू करने के बाद जिन मुसीबतों में हम फंस गए हम उसके बारे में बताना चाहें। दोस्तों हमारी कंपनी जब हम चला रहे होते हैं तो फंड्स को लेकर के एक ऐसा कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, एक ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट हमारे पास आ जाता है जिसके लिए हमें बहुत ज्यादा पैसे अपनी जेब से लगाने की जरूरत होती है। और इसी के चलते हम क्राउड फंडिंग के माध्यम से काफी सारा पैसा भी अपनी कंपनी में इकट्ठा कर लेते हैं और भारत के एक बहुत बड़े नेशनल बैंक के साथ हो चुकी हमारी कमिटमेंट को पूरा करने के लिए हम बहुत ज्यादा स्टाफ भी हायर कर लेते हैं और हमारी कंपनी की ऑपरेशनल कॉस्ट को भी बहुत ज्यादा हम बढ़ा देते हैं। हमारी कंपनी की इस ऑपरेशनल कॉस्ट को दोस्तों जो फंड्स हमने इकट्ठे किए होते हैं उनका इस्तेमाल करके हम पूरा तो कर रहे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे यह बड़ा बैंक अपनी कमिटमेंट से पीछे हट जाता है और हमारे ऊपर करोड़ों का कर्जा हो जाता है। यहां पर भी दोस्तों हमने हार तो नहीं मानी थी, भले ही वह कंपनी बंद हो गई थी, लेकिन फिर भी अपने इन्वेस्टर्स का पैसा दूसरे बिजनेस स्टार्ट करके, दूसरे काम करके हम चुका रहे थे, क्योंकि हमारी फेस वैल्यू पे उन लोगों ने यह इन्वेस्टमेंट किया था। लेकिन दोस्तों कुछ इन्वेस्टर्स इनमें से ऐसे थे जिनका पैसा देने का, रिटर्न करने का हम कितना भी प्रयास क्यों ना करें, लेकिन वे लोग हमसे यह पैसा नहीं ले पा रहे थे। तो दोस्तों अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन से हम यह जानना चाहते थे कि इंग्लैंड के इन लोगों का हमने क्या बिगाड़ा था, क्योंकि जब से हमने इनके साथ काम करना शुरू किया था तब से ही हमारा डाउनफॉल शुरू हो गया था और उस डाउनफॉल ने हमें ऐसा नीचे धसा दिया जिसकी वजह से हमारे ऊपर करोड़ों के कर्जे हो गए हैं। और जब हम उन करोड़ों के कर्जों को उतारने का प्रयास कर रहे हैं तो उतार भी नहीं पा रहे हैं। तो इन सभी चीजों का हमारे पास्ट लाइफ से क्या लेना देना है? दोस्तों हमारा तीसरा देशभक्ति की भावना से जुड़ा होने वाला जो कारण था वह कुछ ऐसा था कि बचपन से ही हम शहीदों को और शहीदों के किस्सों को लेकर के बहुत ज्यादा इमोशनल रहे। बचपन से ही हमारी ऐसी आदत रही थी कि जब भी हम किसी देशभक्ति गीत को सुन लिया करते थे, बॉर्डर पे अपने प्राणों की आहुति दिए हुए किसी वीर जवान का किस्सा किसी न्यूज चैनल पे देख लिया करते थे,
या जब कभी भी हमारे देश को आजाद कराने वाले क्रांतिकारियों का कोई किस्सा छिड़ जाया करता था तो पूरा पूरा दिन और कभी कभी तो कई कई दिनों तक हम केवल उन्हीं के बारे में सोचते रहा करते थे और उनके बारे में सोच सोच करके घंटों अश्रु भी बहाया करते थे। तो दोस्तों, अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन से हम यह भी जानना चाहते थे कि देशभक्तों को लेकर के यह जो भाव हमारे मन में उमड़ता रहता है, ये जो बार बार हम सोचते रहते हैं कि काश हमने भी इन लोगों के समय में जन्म लिया होता, काश हम भी कभी इन सभी से मिल पाए होते, ऐसा हम इतना ज्यादा क्यों सोचते हैं। तो दोस्तों, इन सभी कारणों के चलते हम अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा लेते हैं और जब हम अपना पीएलआर कराते हैं तो हम अपने पूर्व जीवन के 3 जन्मों को देखते हैं और उन 3 जन्मों में दिखे हुए दृश्यों से हम अपने सभी प्रश्नों के उत्तर पा लेते हैं। और यही नहीं बल्कि कुछ ऐसे प्रश्नों के उत्तर भी हमें मिल जाते हैं जिनके बारे में हमने सोचा ही नहीं था। तो दोस्तों, अपने पूर्व जीवन का जो पहला जन्म हमें नजर आता है उसके अंदर हम खुद को एक महिला के रूप में आइडेंटिफाई कर लेते हैं। उस महिला ने पर्पल कलर का एक सूट पहना होता है और वह महिला अपने किचन के अंदर रोटी बेल रही होती है, खाना पका रही होती है। उसके बाद दोस्तों, हमारे इस जीवन के अगले दृश्य के अंदर हम देखते हैं कि जो खाना यह महिला पका रही होती है, महिला किचन से एक थाली के अंदर वह खाना परोस करके किचन से बाहर आती है। वह देखती है कि डाइनिंग टेबल पे एक बुजुर्ग पुरुष बैठे हुए हैं जिनको हम खुद को यह जो खाना था, जो थाली हम तैयार करके लाए थे, वह थाली हम परोसता हुआ देखते हैं। जब हम ध्यान से वो बुजुर्ग पुरुष की तरफ देखते हैं तो हमें ऐसी भासना आती है कि जैसे ये हमारे फादर इन लॉ हैं। थोड़ा सा जब हम खुद के ऊपर और फोकस करते हैं तो हमें ऐसा पता चलता है कि हम लगभग 24-25 वर्ष की आयु की एक विवाहित स्त्री हैं। जब हम घर के अंदर परिवार के बाकी सदस्यों को ढूंढने का प्रयास करते हैं तो उसी हॉल के अंदर जहां पर यह बड़ा सा डाइनिंग टेबल रखा हुआ था जिसमें हमारे फादर इन लॉ यानी कि ससुर जी बैठे हुए थे, वहीं पर कुछ दूर एक सोफे पे हमें एक बच्चा बैठा हुआ नजर आता है। वह बच्चा टीवी देख रहा होता है। जब हम उस बच्चे की तरफ ध्यान से देखते हैं तो हमें महसूस होता है कि वह बच्चा हमारा देवर है, यानी कि हमारा ब्रदर इन लॉ है। दोस्तों, उस घर के अंदर जब हम अपनी मदर इन लॉ यानी सासू मां को ढूंढने का प्रयास करते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि सासू मां गुजर चुकी हैं और ये जो पूरा परिवार है इसका ख्याल रखने की, इसकी देखभाल करने की जो जिम्मेवारी है वह हमारी ही है और अपनी जिम्मेवारी को हम बखूबी निभा भी रहे हैं और अपने विवाह से हम बहुत ज्यादा खुश भी हैं और बहुत ज्यादा गर्व भी महसूस करते हैं। दोस्तों, जब हम अपने घर के अंदर हमारे जो उस जीवन के पति होते हैं उनको ढूंढने का प्रयास करते हैं तो हमें पति तो नहीं मिलते हैं, लेकिन जो हमारा ध्यान होता है वह हमारी पति की एक तस्वीर पे जाता है, जिस तस्वीर को देख करके हमें पता चलता है कि जो हमारे पति हैं दरअसल वे एक बहुत ही हाई रैंकिंग सिख आर्मी ऑफिसर हैं। क्योंकि जब हम उनकी तस्वीर को देखते हैं तो तस्वीर के अंदर ही उनकी छाती पर टंगे हुए बहुत सारे मेडल हमें नजर आते हैं। दोस्तों, अपने पूर्व जीवन के जब इन दृश्यों को हम देख रहे होते हैं तो हमारी रिग्रेशन थेरेपिस्ट हमसे कहती हैं कि हम पता लगाने का प्रयास करें कि अभी ये कौन सा समय चल रहा है, हम कौन से सन के अंदर हैं। और इसी के चलते वे हमें घर के अंदर चल रहे टेलीविजन सेट के अंदर देखने के लिए कहती हैं। और दोस्तों, जैसे ही हम उस टेलीविजन सेट के अंदर देखने लगते हैं तो हमें अचानक से बहुत सारे बॉम्ब्स ब्लास्ट होते हुए नजर आते हैं। हम रिग्रेशन थेरेपिस्ट को बताते हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि टीवी में जो दृश्य चल रहा है उसके अंदर बहुत सारे बॉम्ब्स फट रहे हैं। रिग्रेशन थेरेपिस्ट हमसे पूछती है कि ये जो बॉम्ब्स फट रहे हैं क्या ये कहीं की न्यूज चल रही है, किसी जगह पर ये बॉम्ब्स फट रहे हैं। तो हम उनको बताते हैं कि नहीं, ऐसा तो हमें नहीं महसूस हो रहा है,
लेकिन टीवी के अंदर हमें बहुत सारे बम फटते हुए तो नजर आ रहे हैं। जब वे हमसे हमारे पति के बारे में पूछती हैं कि भाई वो बॉर्डर पर हैं तो क्या वे ठीक हैं, कहीं उनके साथ तो कोई अनहोनी नहीं हो गई, तो हम उनको बताते हैं कि नहीं, हमारे पति बहुत अच्छे हैं। वे किसी युद्ध में सम्मिलित जरूर हुए थे, लेकिन उनको किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंची है। वे बहुत ही अच्छे हैं, वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं और अपनी जो ड्यूटी है उसको अच्छे से निभा रहे हैं। दोस्तों, जिस समय हम अपने पति के बारे में रिग्रेशन थेरेपिस्ट को बता रहे होते हैं, हमें अचानक से स्मृति आती है और अपनी रिग्रेशन थेरेपिस्ट को हम बताते हैं कि अभी जो समय चल रहा है ये सन 1974 यानी कि 1974 है, और हमारा जो ये घर है, हमारा जो ये परिवार है, ये पंजाब के मोहाली शहर का रहने वाला है। हमारा घर मोहाली के अंदर है। दोस्तों, अपने पीएलआर के दौरान देखे गए हमारे पहले जीवन के इन दृश्यों से हमें यह बात समझ में आ गई थी कि क्यों हम इस बात से बहुत ही अच्छे से कनेक्ट करते हैं कि जब एक फौजी भारत मां की सेवा करने के लिए अपने परिवार से दूर बॉर्डर पर ड्यूटी करता है, तो किस प्रकार से अपने जीवन के सभी भौतिक सुखों का त्याग करके वह वहां पर अपनी वो ड्यूटी निभाता है। और अगर उस वीर सपूत की अपनी ड्यूटी निभाते समय मृत्यु हो जाए, उसका देह छूट जाए, तो पीछे से उसके परिवार को क्या क्या सहन करना पड़ता है। शायद इसी वजह से जब भी हम किसी फौजी की मृत्यु के बारे में सुना करते थे या ऐसी कोई न्यूज हम देख लिया करते थे, तो उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी, इससे हम बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पाया करते थे और उनका दुख महसूस कर पाते थे। तो दोस्तों, हमारे पहले जीवन के दृश्यों से यही सब हम पता कर पाते हैं। इसके बाद हमारी रिग्रेशन थेरेपिस्ट हमें एक दूसरे जीवन में भेजने की इंस्ट्रक्शंस देती हैं। दोस्तों, जैसे ही हम उनके इंस्ट्रक्शंस को सुन करके अपने एक दूसरे पूर्व के जीवन के अंदर पहुंचते हैं, तो हमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे हम वापस अपने उसी सपने के अंदर पहुंच गए हैं जिसके अंदर लोग हमें मारने के लिए ढूंढ रहे होते हैं, हमारा पीछा कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, हम ऐसा देखते हैं कि जैसे शाम का समय है और बहुत सारे लोग अपने हाथों में तलवारें और तेज धार वाले चाकू लेकर के हमारा पीछा कर रहे हैं, लेकिन हम अकेले नहीं दौड़ रहे होते हैं। हमारे साथ हमारा परिवार, जिसमें हमारी धर्मपत्नी और हमारे 2 छोटे बच्चे भी हमारे साथ दौड़ रहे होते हैं, इन लोगों से बचने का प्रयास कर रहे होते हैं। दोस्तों, काफी देर तक तो हम यही दृश्य देखते रहते हैं कि हम इन लोगों से बचने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद जो दृश्य है वह थोड़ा परिवर्तित हो जाता है और हमें ऐसा नजर आता है कि जैसे हम अपने परिवार के साथ कुछ झाड़ियों के अंदर छुप गए हैं। जैसे एक खेत सा है जिसके अंदर कोई फसल उगी हुई है, जिसके अंदर फसल काफी लंबी है, और हम, हमारी धर्मपत्नी और हमारे 2 बच्चे उनके अंदर छुप गए हैं, और वहां से छुप करके हम उन्हीं लोगों को देख रहे होते हैं जो लोग हमारा पीछा कर रहे थे। दोस्तों, इस दृश्य के अंदर जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं, आसपास का माहौल देखते हैं, तो हमें ऐसा प्रतीक होता है कि अब रात हो गई है और वे जो लोग हमारा पीछा कर रहे थे उनके हाथों में चाकू तलवारों के साथ हमें मशालें भी नजर आती हैं। दोस्तों, जब हम झाड़ियों में से छुप करके इन लोगों को देख रहे होते हैं, तो हम अपनी बीवी और अपने बच्चों को उनका मुंह बंद करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं, और खुद भी ऐसा हमें महसूस होता है कि जैसे हम अपने मुंह के ऊपर हाथ रख करके, ताकि इन लोगों को हमारी आवाज ना आ जाए, इनको पता ना लग जाए कि हम लोग यहीं पर छुपे हुए हैं। दोस्तों, जिस जगह पर खड़े होकर के वे हत्यारे हमारे बारे में बात कर रहे होते हैं, इधर उधर देख रहे होते हैं, वहां पर हमें एक घर भी नजर आता है, जो कि वैसे तो एक पक्का घर महसूस हो रहा होता है, कोई झोपड़ा नहीं होता, लेकिन फिर भी झोपड़ी के जैसी एक घास की बनी हुई छत जैसी हमारे को नजर आ रही होती है। हमें ऐसा दिखता है कि काफी देर से
ये लोग हमें ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, और क्योंकि वे हमें ढूंढ नहीं पाए थे, इसी वजह से वे लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और वे लोग जिस घर के बाहर खड़े होते हैं, जो कि दरअसल हमारा ही घर था, उस घर से लटक रही घास के अंदर वे लोग आग लगा देते हैं। वे थोड़ी देर देखते हैं उस घास को जलता हुआ, और उसके बाद हमें ऐसा लगता है जैसे कि वे लोग सोच रहे हैं कि हम लोग घर के अंदर ही कहीं छुपे हुए होंगे, और उन्होंने जो आग लगा दी है इस घास के अंदर, उसकी वजह से पूरा घर जल जाएगा और घर के साथ हम और हमारा पूरा परिवार जल करके भस्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, उस रात हम और हमारा परिवार इन हत्यारों के इस हमले से बच गया था। और दोस्तों, इसके अगले ही दृश्य के अंदर हम ऐसा देखते हैं कि इस घटना के कुछ दिनों बाद ये सभी लोग हमें किसी ऊंचे स्थान पर पकड़ लेते हैं। हमें ऐसा नजर आता है कि जैसे 6-7 लोगों ने हमें पकड़ा हुआ है, और बीच में हमारे सामने एक ब्रिटिश ऑफिसर जिसने लाल रंग की यूनिफॉर्म पहनी होती है, वह हमसे बात कर रहा होता है। दोस्तों, जिस समय वह ब्रिटिश ऑफिसर हमसे बात कर रहा था, उसकी बातों से हमें कुछ ऐसी भासना आने लगती है कि जैसे वह ब्रिटिश ऑफिसर और उसके साथी गांव के लोगों को धोखा दे करके उनकी जमीन जायदाद और शायद कोई और चीज हथियाना चाहते थे। लेकिन हम वह व्यक्ति थे जो कि गांव में सभी लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहे थे। हम उनके विरोध में गांव वालों को समझाया करते थे कि वे इन लोगों की बातों में न आए, ये लोग उनको लूट लेंगे। और इसी चीज के चलते यह ब्रिटिश अफसर हमसे बहुत नाराज है और यह चाहता है कि हमें इसके रास्ते से हटा दिया जाए। दोस्तों, अगले ही दृश्य में हम ऐसा देखते हैं कि यह अंग्रेज अफसर हमारी छाती पर लात मारता है और अपनी पीठ के बल हम बहुत ऊंचाई से नीचे गिरना शुरू करते हैं। और दोस्तों, थोड़ी ही देर में हम जैसे ही नीचे आकर के गिरते हैं, तो गिरते ही हमारी मृत्यु हो जाती है, हमारे प्राण चले जाते हैं। अब ऐसा होने पर दोस्तों, हमारी रिग्रेशन थेरेपिस्ट हमें इंस्ट्रक्शन देती है कि हम ऐसा महसूस करें कि हमारे मृत शरीर से हम बाहर आ गए हैं, और बाहर निकलकर हम उस अंग्रेज अफसर का चेहरा देखें और उसको पहचानने का प्रयास करें। दोस्तों, जैसे ही हम अपने शरीर से बाहर निकलते हैं और उस अंग्रेज अफसर का चेहरा देखते हैं, तो दोस्तों हमें ऐसा नजर आता है कि वह अंग्रेज और कोई नहीं बल्कि वही इन्वेस्टर है हमारी कंपनी का, जिसने क्राउड फंडिंग के दौरान सबसे ज्यादा पैसा हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया था, और हमारी वजह से उसका पैसा डूब गया। और आज हम कितना भी प्रयास क्यों ना करें, हम उसका पैसा नहीं चुका पा रहे हैं। दोस्तों, अपने शरीर से बाहर निकल करके जब हम उसका चेहरा देखते हैं, तो हमें इस चीज की भी स्मृति आती है कि जिस गांव के हम रहने वाले थे, दरअसल वह राजस्थान का एक गांव था, और उस गांव के समृद्ध लोगों में सबसे ज्यादा समृद्ध व्यक्ति हम ही थे। इसी वजह से गांव के लोग हमारी बात सुना भी करते थे और हमारी बात की वैल्यू थी, और लगभग 300 से 400 एकड़ जमीन के हम मालिक भी थे। और दोस्तों, हालांकि यह बात कंफर्म नहीं हुई थी, लेकिन जिस प्रकार की हमारी वेशभूषा हुआ करती थी और जिस प्रकार का व्यक्तित्व हमने खुद का महसूस किया था, शायद हम उस गांव के पंचों के अंदर भी शामिल थे, जिसकी वजह से ही सभी गांव के लोग हमारी बात का विश्वास किया करते थे, और इस अंग्रेज और इसके साथियों के झांसे में वे लोग नहीं आ रहे थे। दोस्तों, अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन में दिखे हुए इस जीवन से हमें यह स्मृति आई, हमें यह समझ में आया कि शायद इस अंग्रेज और इसके साथ में जो 6-7 नकाबपोश लोग थे, उन सभी लोगों ने मिलकर के हमारी जो जमीन जायदाद है उसको हथिया लिया होगा, और उसको हथियाने के लिए ही इन्होंने हमारी हत्या भी की थी। दोस्तों, अपने इस पूर्व जीवन को देखने के दौरान कुछ और चीजों के बारे में भी हमें पता चला था, जैसे कि जब यह जीवन हम देख रहे थे
तो उस जीवन के अंदर हम राजस्थान के रहने वाले एक पुरुष थे जिसकी आयु लगभग 48 वर्ष यानी 48 इयर्स थी। और जिस समय का यह दृश्य था वह समय सन 1893 यानी कि 1893 का था। दोस्तों, अपना रिग्रेशन हो जाने के बाद जब हमने थोड़ा रिसर्च भी किया था इंटरनेट पे, तो हमें यह बात पता भी चली थी कि 1893 के आसपास के समय के दौरान भारतवर्ष में कई जगहों पर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। इन सांप्रदायिक दंगों को भड़काने के पीछे दरअसल अंग्रेजों की ही साजिश थी। अपनी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत अंग्रेज लोग हिंदुओं के मंदिरों के अंदर गौ माता का शीश काट करके फेंक करके चले जाया करते थे और मुसलमान भाइयों के मस्जिदों के अंदर सुअर को काट करके फेंक जाया करते थे। और दोनों ही पक्षों में वे इस भ्रांति को फैला देते थे कि दूसरे पक्ष ने उनके साथ ऐसा किया है और दंगों को भड़का दिया करते थे। अपने पूर्व जीवन के इस जन्म के अंदर हमें यह भी महसूस हुआ था कि ऐसे ही किसी चीज के चलते कोई दंगा या ऐसा कुछ फैलाया गया है जिससे कि ये लोग हमें टारगेट कर सके और हमें मार सके। दोस्तों, हमारे इस जीवन के मृत्यु वाले दृश्य के बाद हमारी रिग्रेशन थेरेपिस्ट हमें अपने पूर्व के एक दूसरे जीवन में भेजने के लिए इंस्ट्रक्शंस देती हैं। दोस्तों, इस बार जब हम अपने पूर्व के एक दूसरे जीवन के अंदर जाते हैं तो पहले ही दृश्य के अंदर हमें ऐसा नजर आता है कि जैसे हम अपने हाथों की तरफ देख रहे हैं और हमें हमारे हाथों में एक बम नजर आता है। दोस्तों, जैसे ही हम अपने हाथ में वह बम देखते हैं वैसे ही हम अपनी रिग्रेशन थेरेपिस्ट को बताते हैं कि यह सन 1929 यानी कि 1929 है। और दोस्तों, इस बार पिछले जो जीवन हमने देखे थे उनकी तरह स्मृतियां हमें धीरे धीरे नहीं आती हैं, बल्कि सब कुछ जैसे हमें एक झटके में समझ में आ जाता है। जिस सन का यह दृश्य था वह दृश्य देखने के बाद हम अपनी रिग्रेशन थेरेपिस्ट को बताते हैं कि आई मेक बॉम्ब्स। उसके बाद हम कहते हैं आई मेक बॉम्ब्स फॉर, और जिस ऑर्गेनाइजेशन के हम पार्ट होते हैं, जिस संगठन के हम हिस्सा होते हैं, हम उस संगठन का नाम अपनी रिग्रेशन थेरेपिस्ट को बताते हैं। दोस्तों, क्योंकि हम अपने पूर्व जीवन में ये देख रहे होते हैं कि दरअसल हम बम बनाया करते थे, तो हमारी रिग्रेशन थेरेपिस्ट हमसे पूछती हैं कि आप दृश्य में देखिए और बताइए, आप बम बनाते हैं तो आप आतंकवादी हैं क्या? आप टेररिस्ट हैं? और दोस्तों, हम उनको जवाब देते हैं टेररिस्ट नहीं, रेवोल्यूशनरी। दोस्तों, हमें ऐसा लगता है कि जब हमने उनको यह बात कही थी तो शायद उनको यह बात ठीक से समझ नहीं आई थी। बहरहाल वे हमसे पूछती हैं कि वहां पर क्या हो रहा है, तो हम उनको बताते हैं कि यह किसी प्रकार का विशेष बम है जो कि एक बहुत ही विशेष मिशन के लिए तैयार किया गया है। जब वे हमसे पूछती हैं कि अब क्या हो रहा है, तो हम अपने अगले ही दृश्य के अंदर देखते हैं कि हमारा ही एक साथी जो कि लगभग हमारी ही उम्र का था, शायद हमसे कुछ छोटा था, वह हमारे पास आ जाता है और हमारे हाथ में जो बम होता है वह हम उसके हाथ में थमा देते हैं। आगे फिर हम देखते हैं कि हमारा वह साथी हमसे वह बम लेकर के चले जाता है और जैसे एक गोल सी टेबल होती है उस पर जाकर के वह उस बम को रख देता है और वहां पर खड़े हुए अन्य साथियों के साथ बातचीत में लग जाता है। दोस्तों, हमारे इस दृश्य के अंदर हम खुद को एक 24-25 वर्ष की आयु के पुरुष के रूप में देख रहे थे और उस कमरे के अंदर हमें जितने भी अपने साथी नजर आ रहे होते हैं वे भी लगभग 20 से 25 वर्ष की आयु के ही होते हैं। दोस्तों, हमारी रिग्रेशन थेरेपिस्ट हमसे हमारे उस साथी का नाम पूछती हैं जिसको हमने बम हैंडओवर किया था, और जब अपने साथी का नाम हम रिग्रेशन थेरेपिस्ट को बताते हैं तो वे थोड़ी भौचक्की सी हो जाती हैं और हमसे पूछती हैं कि क्या नाम आपने बताया, क्या आपको उनका पूरा नाम पता है? और दोस्तों, जब हम अपनी थेरेपिस्ट को अपने साथी का पूरा नाम बताते हैं तो जैसे वो कुछ देर के लिए शांत सी हो जाती हैं। दोस्तों, रिग्रेशन थेरेपिस्ट हमसे पूछती हैं कि क्या आपको अपना नाम पता है?
तो दोस्तों काफी देर प्रयास करने के बाद भी हमें अपना नाम याद नहीं आ रहा होता, तो हमारी रिग्रेशन थेरेपिस्ट एक और पीएलआर में यूज होने वाली टेक्निक का इस्तेमाल करती हैं और वे कहती हैं कि जिस साथी ने तुमसे बम लिया था वह पलटेगा और तुम्हारा नाम पुकारेगा। और दोस्तों जैसा ही हम इस चीज को विजुलाइज करते हैं, जैसा ही विजन में हम इस चीज को देखते हैं, हमारा साथी पलटता है, तो जैसे ही वह हमारा नाम पुकारता है, जितनी भी बाकी की बची हुई स्मृतियां थी हमें सब याद आ जाती हैं। हमें पूरी तरह से समझ में आ जाता है कि हम कहां पर हैं, किन लोगों के बीच में हैं और यहां क्या हो रहा है और हम कौन हैं। इसके बाद दोस्तों हमारी रिग्रेशन थेरेपिस्ट हमसे पूछती हैं कि वो जो तुम्हारे साथी वहां पर खड़े हैं, जो कि कुछ दूर हैं, वे लगभग 10-15 कदम दूर मुझसे खड़े थे, वे पूछती हैं कि वे सब क्या बात कर रहे हैं, तुमने जो बम उनको दिया है उसका वे क्या कर रहे हैं। दोस्तों हम अपने साथी का नाम लेते हैं और बताते हैं कि उसने बम को तो टेबल पे रख दिया है। इसके बाद दोस्तों हमारी रिग्रेशन थेरेपिस्ट हमसे पूछती हैं कि जो साथी उस टेबल के आसपास खड़े हैं जहां पर बम भी रखा हुआ है, वहां पर वे सब क्या बातें कर रहे हैं। दोस्तों जैसे ही रिग्रेशन थेरेपिस्ट हमसे ये प्रश्न पूछती हैं, वैसे ही जैसे हम एग्रेसिव से हो जाते हैं और ट्रांस की उस स्टेट के अंदर, जिसके अंदर आप थोड़ी बहुत बेहोशी मदहोशी को भी महसूस कर रहे होते हैं, जिसमें शरीर भारी सा हो गया होता है, शरीर जल्दी से हिलता नहीं है, उस हालत के अंदर भी अपने दाहिने हाथ को हम उठा लेते हैं और नारे लगाना शुरू कर देते हैं। जैसी वो पूछती हैं कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं, तो हम कहते हैं आजादी 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 आजादी, और इस प्रकार से हम तेज तेज नारे लगाने लग जाते हैं। दोस्तों हमारी रिग्रेशन थेरेपिस्ट जैसे ही नोटिस करती हैं कि हम बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गए हैं, तो वो एकदम से टॉपिक को चेंज कर देती हैं और हमसे कुछ और प्रश्न पूछने लग जाती हैं, जिससे कि हमारा एग्रेशन कम हो जाए और हम शांत हो जाएं। दोस्तों इसके बाद जब हमारी रिग्रेशन थेरेपिस्ट उस बम के बारे में हमसे कुछ और जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करती हैं, तो अब उनको बताते हैं कि ये जो बम है ये दरअसल एक बहुत ही विशेष प्रकार का बम है, जो कि हमने खास एक मिशन के लिए बनाया है। ये बम कुछ इस प्रकार से बनाया गया है कि जब इस बम को फोड़ा जाएगा तो धमाका तो जोरदार होगा, लेकिन जो भी लोग इस बम की रेंज में होंगे उनको खास क्षति नहीं पहुंचेगी। हम उनको बताते हैं कि यह बम तो हमने केवल बहरे कानों को ठीक करने के लिए बनाया है। लेकिन दोस्तों हमारे इस जीवन के दृश्यों को जब हम देख रहे होते हैं या इन दृश्यों के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं, तो हम जरूरत से ज्यादा एग्रेसिव हो गए होते हैं और ट्रांस की हालत के अंदर भी अपने हाथ बहुत ज्यादा चलाने लग जाते हैं, जिस चीज को देख करके हमारी रिग्रेशन थेरेपिस्ट ये निर्णय लेती हैं कि उनको अब हमारा सेशन जो है वह बंद कर देना चाहिए और जो भी प्रोसीजर होता है उसका इस्तेमाल करके वे हमें ट्रांस से बाहर निकाल देती हैं। दोस्तों हमारे इस रिग्रेशन से हमारे जीवन में एक बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। हम बहुत ज्यादा संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि जिस चीज को लेकर के हम पूरा जीवन भर दुखी रहे थे, जो हम बार बार ये सोचा करते थे कि काश हमने भी उन लोगों का समय देखा होता, उन लोगों के साथ अपना जीवन बिताया होता जिन्होंने भारत मां की सेवा में अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया था। तो दोस्तों इस रिग्रेशन से हमें यह बात पता चल गई थी कि केवल हमने उन लोगों के समय में जन्म ही नहीं लिया था, उन सभी के साथ हंसने का, रोने का, खाने का, पीने का, मर जाने का सौभाग्य भी हमारे को प्राप्त हुआ था। लेकिन फिर भी दोस्तों हमें अपना रिग्रेशन कराने के बाद कुछ तो डाउट था। हमें ऐसा भी लग रहा था कि शायद ये हमारी कल्पना भी हो सकती है। जो हमारी भावना है क्रांतिकारियों को लेकर के, शायद उसी की वजह से हमने अपने आप ही ये सब कुछ इमेजिन कर लिया था और ऐसा सचमुच में कुछ नहीं हुआ था। लेकिन दोस्तों अगले ही दिनों में कुछ ऐसा हुआ जिससे कि हमें ऐसा महसूस हुआ कि शायद परमात्मा हमें ये सिग्नल दे रहे हों कि जो हमने देखा वह कोई इमेजिनेशन नहीं बल्कि सत्य था। हुआ कुछ ऐसा था दोस्तों कि जब हमने यह रिग्रेशन कराया था, तब जो तारीख थी वह 16 सितंबर थी और इस तारीख के अगले 2 दिनों के अंदर ही बंगाल में हमारी एक कोर्ट डेट भी थी। दोस्तों बंगाल के अंदर जो हमारी कोर्ट डेट थी, दरअसल वह एक चेक बाउंस के केस को लेकर के थी।
हमारी कंपनी में एक व्यक्ति ने कुछ इन्वेस्टमेंट किया था और जब कंपनी डूबने लगी थी तो हमने उनको एक चेक भी इशू किया था, क्योंकि हमें यह उम्मीद थी कि कुछ समय में शायद कुछ हो जाएगा और हम उनका पैसा चुका पाएंगे। दोस्तों, 18 सितंबर को अपने इस केस को खत्म करने के लिए जब हम अपनी कंपनी के इन्वेस्टर को डिमांड ड्राफ्ट पकड़ाते हैं तो कोइंसिडेंटली जिस तारीख को वह डिमांड ड्राफ्ट बनाया गया था वह तारीख 13 सितंबर थी। और दोस्तों, हमसे यह डिमांड ड्राफ्ट प्राप्त करने के बाद जब उस इन्वेस्टर के वकील कोर्ट में जमा किया हुआ रिटर्न्ड चेक हमें वापस करते हैं तो हम उस चेक को देख करके थोड़े से अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि उस चेक के ऊपर भी जो इशू डेट थी, यानी जिस तारीख का चेक उनको इशू किया था वह तारीख भी 13 सितंबर थी, लेकिन इस सितंबर से 4 साल पहले की। दोस्तों, जब हमारा यह केस खत्म हो जाता है तो खुशी में उस डिमांड ड्राफ्ट की और उस चेक की फोटोग्राफ्स हम अपनी धर्म पत्नी को व्हाट्सएप करते हैं और उनको हम बताते हैं कि इस डिमांड ड्राफ्ट के अवज में जो चेक हमें वापस मिला है उस पर और इस डिमांड ड्राफ्ट पर दोनों पर एक ही तारीख 13 सितंबर है, जैसे कि हमारी सभी समस्याओं के खत्म होने का यह कोई साइन था, कोई चिन्ह था। दोस्तों, उसी दिन शाम को हमारी धर्म पत्नी भी गूगल से कुछ जानकारी की फोटो खींच करके स्क्रीनशॉट लेकर के हमें व्हाट्सएप करती हैं और वे बताती हैं कि जो किरदार हमने खुद का रिग्रेशन एक्टिविटी के दौरान देखा था, जो हमारा पार्ट था, उस क्रांतिकारी की मृत्यु भी 13 सितंबर को ही हुई थी। दोस्तों, हमारे 1929 के देखे हुए इस जीवन के अंदर हम बंगाल के रहने वाले थे और जिस व्यक्ति को हम पे ऑफ कर रहे थे ये व्यक्ति भी बंगाल के थे। हालांकि यह कोई सॉलिड प्रूफ तो नहीं था, लेकिन हमें ऐसा लगा कि जैसे यह सभी परिस्थितियां हमारे सामने इसीलिए आई हैं ताकि हमें यह हिंट मिल सके कि जो कुछ भी हमने देखा वह कोई इमेजिनेशन नहीं था। दोस्तों, आज की इस वीडियो को तो हम यहीं समाप्त करेंगे, लेकिन आने वाले अपनी जीवन कहानी के कई चैप्टर्स के अंदर हम आपके साथ और भी कई ऐसे किस्से शेयर करेंगे जिसके अंदर कैसे हमने दूसरे लोगों को क्योर करने के लिए जब रिग्रेशन करना शुरू किया तो उसके अंदर कई सारे हमारे पूर्व जीवन के साथी हमें मिलने लग गए। एक विशेष केस तो ऐसा भी था दोस्तों, जिसके अंदर हमारे ही क्रांतिकारी जीवन के एक साथी के मन में एक डर बैठा हुआ था और उनके मन में वह जो डर बैठा था उसके कारण दरअसल हम ही थे। दरअसल हमारी दुर्गति इतनी ज्यादा हो गई थी, हमारी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी, जिसको देख देख कर वो बहुत खौफजदा हो गए थे और उनके मन में वह डर बैठ गया था। और जब हमने उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया था तो उसके बाद ही उनका ये जो डर था क्लॉस्ट्रोफोबिया का वह निकल गया था। और इसी प्रकार के कई और किस्से हमारे जीवन के अंदर होते गए, जिससे कि हमारा यह विश्वास सॉलिडिफाई होता गया और यह सभी जो चीजें हमने पूर्व जीवन के अंदर देखी वह सारी एस्टैब्लिश होती गई। आशा करते हैं दोस्तों हमारा आज का यह वीडियो आप सभी को बहुत बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट करके हमें बताएं कि हमारे आज के इस एपिसोड में आपको क्या पसंद आया। हमारे और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।